बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ने लगे मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, यानी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड कौन कौन से हैं। जैसे हमने पढ़ा था, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्पररी हार्डनेस होती है। टेम्पररी हार्डनेस जो है ये कार्बोनेट्स की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और हाइड्रोजन यानी कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स कहा जाता है। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो इनको परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए तो सिंपली हम बॉयलिंग करेंगे। बॉयलिंग से क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट्स हैं HCO3, जब हम बॉयल करेंगे तो ये मेटल जो है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट होती है वाटर के अंदर। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो और बाइकार्बोनेट, इसको जब बॉयल करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो M है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्लस वाटर। यानी बॉइलिंग से, सिंपली बॉइलिंग से टेम्पररी हार्डनेस मूव हो जाती है, इसलिए इसे टेम्पररी हार्डनेस कहा जाता है। और दिस मेथड लेकिन इज टू एक्सपेंसिव टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर ऑन लार्ज स्केल। यानी लेकिन ये मेथड बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ये सस्ता नहीं होता, बहुत ये एक्सपेंसिव होता है रिमूव करने के लिए। इसलिए एक और मेथड है एडिंग स्लेक्ट लाइम, यानी क्लार्क मेथड इसे कहा जाता है। इसके ज़रिए से भी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है लार्ज स्केल में, बाय एडिंग एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ स्लेक्ड लाइम इन इट। क्योंकि ये अब हमारे पास यही चीज़ हमने लिखी है, यानी मेटल M, ये वाली चीज़ नीचे लिखी है। इसके अंदर जब स्लेक्ड लाइम डाला जाता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इसी के अंदर, यानी ये वाली जो चीज़ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इसके अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है तो एक तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे स्लेग लाइम कहा जाता है। इसके अंदर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम डाला जाता है तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्योंकि इधर हमारे पास ये था ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक तो हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और एक हमारे पास बन जाता है वाटर। इसके भी 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स। अब क्या हुआ कि एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा, और एक ये वाला कैल्शियम और ये वाला कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो कार्बोनेट बन जाएगा। इधर भी 2 है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ भी होगा। जब इधर लेकिन मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम के साथ फिर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन जाएगा, और एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, और बाकी 2 वाटर बन जाएंगे। तो इस तरीके से टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। ये था क्लार्क्स मेथड स्लेक्ट लाइम के जरिए से। स्लेक्ट लाइम जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़ लिए। अब हम पढ़ने लगे हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय ऐडिंग द वाशिंग सोडा। यानी हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड हैं। एक तो हम वाशिंग सोडा ऐड कर लें, जिससे हम डिटर्जेंट कहते हैं, यानी ये जो सर्फ वगैरह हो गया। आपने देखा होगा कि जब हार्ड वाटर हो चाहे जैसा मर्जी वाटर हो, जब हम सर्फ डालते हैं तो कितनी ज़्यादा झाग प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिकली इसके अंदर आप एडिंग द वाशिंग सोडा में क्या होता है कि एडिंग द वाशिंग सोडा का ये फार्मूला होता है सोडियम और इस कार्बोनेट और इसके साथ 10 वाटर होते हैं, हाइड्रेटेड वाटर। सॉरी, ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है वाशिंग सोडा डालने से। ये अगर हमारे पास कैल्शियम के आयन, यानी कैल्शियम, आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से होती है। ये हमने कैल्शियम डाला तो ऑब्वियसली इसकी ज़ाहिर बात है सल्फेट और कार्बोनेट के जो सल्फेट होंगे और क्लोराइड की वजह से कार्बोनेट्स होंगे। बार मेन चीज़ तो कार्बोनेट्स है। तो ये कैल्शियम आपस में, कैल्शियम इसके साथ ऐड करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। उसके बाद
इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आर मूव्ड एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। अब ये पहले सॉल्युबल थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के वाटर के अंदर, जरी बात है डिजॉल्व हुए हुए थे, लेकिन ये अब क्या होता है कि ये जब इसके अंदर कार्बोनेट डाला जाता है तो इसके साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के ये निकल जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के। जरी बात है जब वाटर से सॉल्युबल नहीं होगा तो आसानी से वाटर अलहदा सेपरेट हो जाएगा और ये वाले अलहदा सेपरेट हो जाएंगे। और दूसरा मेथड है ये बाय एडिंग द वाशिंग सोडा। ये एक मेथड है जो वाशिंग सोडा के जरिए से, वाशिंग सोडा, तो इसके साथ सारी बात है ये सोडियम कार्बोनेट होगा और बारह भी कैल्शियम रिमूव हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरा मेथड है बाय आयन एक्सचेंज, बाय आयन एक्सचेंज रिजाइंस, बाय आयन एक्सचेंज रिजाइन। इससे क्या होता है कि जियोलाइट इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन के लिए। तो ये हमारे पास होता है एक मेटल इधर डाला जाता है, जरी बात है ये कैल्शियम होगा मेटल की, जब एम की बात करो कैल्शियम से मैग्नीशियम या एम पॉजिटिव, क्योंकि और साथ हम सोडियम जियोलाइट डाल देंगे, सोडियम जियोलाइट, ये Na2Z होता है। और साथ क्या होता है ये सोडियम को सेपरेट कर देता है और कैल्शियम के साथ कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है और सोडियम हमारे पास सेपरेट हो जाता है 2Na पॉजिटिव के तौर पर। तो इस तरीके से ये भी कैल्शियम जो है ये कार्बन कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है। और ये जो होता है केमिकल इट इज सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये जो जियोलाइट होता है ये सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, इट इज इसे इसलिए Na2Z के तौर पर लिख दिया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कॉजिंग द हार्डनेस आर एक्सचेंज, जो वाटर को जो हार्डनेस का बायस बना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो कि हार्डनेस का बायस आर एक्सचेंज विद द सोडियम आयंस इन द रिजाइन, आर एक्सचेंज, उनको सोडियम के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि इधर इसने कैल्शियम ने इसके साथ इस तरीके से आ गया, यानी कैल्शियम आयन और सोडियम आयन आपस में एक्सचेंज हो गए। कैल्शियम के ऊपर जरी बात है +2 चार्ज होगा और ये एक सोडियम के अंदर +1 चार्ज होता है, 2 सोडियम तो जरी बात है +2 चार्ज है, एक कैल्शियम +2 और या 2Na पॉजिटिव, तो ये भी +2 चार्ज, ये भी +2 चार्ज, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैल्शियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिए तो कैल्शियम जियोलाइट के साथ जाके चला गया, सोडियम लैदा हो गया। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं जो कि हार्डनेस कॉज करते हैं ये एक्सचेंज हो गए और इस तरीके से जो परमानेंट हार्डनेस है। और दिस द यूज ऑफ जियोलाइट, अब ये वाला जो जियोलाइट बना है कैल्शियम जियोलाइट, इसका NaCl के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें NaCl के साथ, जैसे अगेन कैल्शियम जियोलाइट का फर्ज करें अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम जियोलाइट का अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं NaCl के साथ तो हमारे पास सोडियम जियोलाइट बन जाता है और प्लस कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, यानी ये चीज़ हमारे पास दोबारा रीजनरेट हो जाती है सोडियम जियोलाइट। तो उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वाटर हार्डनेस के। क्या डिसएडवांटेज, जरी बात है एक डिसएडवांटेज है कि झाग नहीं बनेगी तो वाटर ज़्यादा लॉस हो जाएगा कॉजेज। और उसके बाद सोप जो साबुन बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, सोप फॉर्म्स कम विद हार्ड वाटर विच अडेयर टू द क्लोथ्स बीइंग वॉश, उसके साथ जाके रिमूव नहीं होगा, उसके साथ झाग नहीं बनेगी तो ज़्यादा सोप हो सकता है कपड़े के साथ जाकर चिमट भी जाए, यानी पे अटैच हो जाए और अट्रैक्ट हो जाए, उसके साथ निकले नहीं, कपड़े के साथ लग जाए बस। cause kettles to fire, उसके बाद can cause the hot water pipes, boilers and radiators to block due to the formation of insoluble magnesium salts causes the great damage। जैसे हमने पहले बात पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था कि जब हम ऐसा बर्तन जो कि बार बार वाटर के बॉइलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो साथ उसके डिपॉजिट बन जाते हैं कैल्शियम, ये बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपॉजिट की वजह से, वाटर की हार्डनेस की वजह से वो डिपॉजिट बन जाते हैं। उसके साथ जो स्केल्स वगैरह बन जाते हैं, ये पाइप्स वगैरह के साथ भी। वाटर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो हमने अब तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे जरिए हैं। एक तो हाउस होल्ड वेस्ट भी हैं, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हैं जो कि वाटर का पोल्यूशन काज कर रहे हैं। एक तो ये है कि हाउस होल्ड वेस्ट ही है जो घरों से बाहर से वाटर वगैरह से गंद करे सारा पानी वगैरह में जा रहा है, नालियों वगैरह में जा रहा है, तो जरी बात है ये फिर सेवरेज सिस्टम में सारा जा रहा है। ऐसा निज़ाम में ये सेवरेज सिस्टम आगे फिर दरियाओं नालों में जा रहा है, वो सारा पानी ख़राब कर रहा है। वही इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कोई ऐसा खास प्रोसेस है नहीं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन काज हो रहा है। उसके बाद इंडस्ट्रीज वगैरह का वेस्ट जो होता है वो सारे हार्ड जो ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं दरियाओं वगैरह में जा रहे हैं और लेक्स वगैरह में और रिवर्स वगैरह में जा रहे हैं, तो उनका पानी को वाटर पोल्यूशन काज कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह होता है, यानी फ़र्ज करें लेबॉर्ट्री में आजकल लोग बहुत इस तरह कर रहे हैं, बच्चे जो होते हैं लेबॉर्ट्री लैब वर्क जब कर रहे हैं तो जो 1 मिलीलीटर में क्वांटिटी लेनी होती है वो 10 पूरी टेस्ट ट्यूब में बाहर होते हैं, तो आपस में मिक्स कर रहे होते हैं, बीकर बाहर होते हैं, वो समझते हैं हम खेल रहे हैं, आपस में मिक्स करते हैं, वो वाला पानी को फजूल ज़ाया कर रहे हैं, 2 केमिकल्स को मिक्स करके वही आगे बेसन में डालते हैं, वो वाला पानी उधर से होते होते सीवरेज
सीवेज सिस्टम वगैरह में चला जाता है, वो वाला पानी फिर दोबारा जाके उधर रिवर दरिया वगैरह में जाता है वो, और फिश को सारा डिस्टर्ब कर रहा है, वही फिर आगे फ़िश के अंदर जाते हैं। सारी बात है फ़िश के लिए नुकसानदेह होते हैं और फिश मर जाती हैं, या तो फिर अगर फ़िश के अंदर कोई केमिकल्स वगैरह या मेटल वगैरह की डिपोजिशन हो जाए तो फिर वो जब, क्योंकि जब वाटर में जाता है तो सारी बात है वो वही वाटर फ़िश ने कंज्यूम करना है तो वो फ़िश के अंदर जाएगा, फिर वही फ़िश जब ह्यूमंस खाएंगे कंज्यूम करेंगे तो इंसानों के अंदर वही दोबारा मेटल्स वगैरह चले जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल और डेथ हो जाएगी इंसान की। सारी बात है जब तो ये हमारे बाहर ये जो कचरा वगैरह होता है इससे वाटर की डैमेज होता है, वाटर के हाउस होल्ड वेस्ट जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जा रहा है। उसके बाद आ जाती हैं जी इसकी वाटर बॉर्न डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां जो कि वाटर की वजह से लग रही हैं। एक तो कोलेरा एक बीमारी है, कोलेरा उसकी वो वाटर की वजह से लग जाती है, यानी वाटर की जब ख़राब हो तो यानी टेस्ट लेस, उसका टेस्ट सही ना हो, या उसका ऐसा जो कि वाटर के अंदर वाटर की वजह से जो बीमारी लगती है उनमें एक कोलेरा है। इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है, ये बीमारी होती है वाइब्रियो कोलेराई और ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। इट इज़ ई कोलाई में भी प्रेजेंट वाटर कंटामिनेटेड ह्यूमन वेस्ट जो होता है जो पानी के अंदर जा रहा है उसकी वजह से ये बीमारियां लग रही हैं। और डिजेंट्री एक ऐसी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इट इज़ कॉज बाय पैरासाइट और एंटी अमूबा, इनकी वजह से बीमारी ये वाली लग रही है। और फेशियल कंटामिनेशन ऑफ वाटर और फूड बाय इंसेस्टेड ऑर्गेनिज्म की वजह से। उसके बाद एक और बीमारी है जेंडस, जो यरकान भी कहा जाता है, जो मैदे की गर्मी होती है, ये भी इससे भूख भी ख़त्म हो जाती है, वीकनेस भी लगती है और फटीग भी लगती है। तो ये एक्सेस ऑफ द बाइल फ्रॉम द लिवर एंटर्स इन द ब्लड कॉज येलोनेस, और आँखें और जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है। जेंडस इस कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिवर, ये लिवर जिगर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। तो ये वाली सारी किस वजह से हो रही हैं, तो ये भी वाटर की वजह से, वाटर की बीमारी है। उसके बाद डायरिया लग जाता है जिसे मोशन कहा जाता है। उसके बाद जो होता है हेपेटाइटिस, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिगर में, इट कॉज बाय द वायरस, ये भी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ए और ई जो होते हैं वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से लगते हैं। उसके बाद टाइफाइड जो होता है ये भी सल्मोनेला टाइफी की वजह से लगता है, ये भी वाटर की बीमारी हैं। जितनी भी हैं ये वाटर की बीमारियों की वजह से लग रही हैं। तो ज़ाहिर बात है अब बात यही कि वाटर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर में पोल्यूशन हो रहा है हमारे इंसानों की वजह से ही। वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट जब सही सीवरेज की सही ट्रीटमेंट की जाएगी वेस्ट वाटर की, ताकि वो दरियाओं में या नदी नालों में जाने से पहले साफ़ होकर जाएं, तो उसके बाद जब उधर से भी वापस आ रहे हों तो प्रॉपर फ़िल्टर वगैरह चेंज किए जाएँ ताकि वाटर की बीमारियाँ ना लगें और वाटर पोल्यूशन ना फैले। इंडस्ट्री में जो वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बन रहे हैं, तो वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बाहर निकल रहे हैं उनके दरियाओं नालों में से निकलने से पहले तो उनको इनकी प्रॉपर ऐसी ट्रीटमेंट की जानी चाहिए ताकि वो पहले जो हार्ड केमिकल्स हैं वो वाटर के अंदर ना जाएं, ताकि फ़िश वगैरह और मखलूक जो हैं जो कि समुद्र या लेक्स वगैरह या रिवर में उनको कोई नुकसान ना पहुँचे।